चलो, आज का विषय है भारतीय संविधान अधिनियम 1872। यह पूरी तरह से अंग्रेजी विधि पर आधारित है। सन 1861 में एक आयोग गठित किया गया जिसने एक ड्राफ्ट तैयार करके ब्रिटिश संसद में पेश किया। ब्रिटिश संसद ने उसे संहिताबद्ध किया और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के नाम से पारित किया। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार भारतीय संविधान अधिनियम 1872 1 सितंबर 1872 से लागू है। अब यह संपूर्ण भारत पर लागू है। शुरुआत में इसमें 266 धाराएं थी। उनमें से धारा 76 से 123 को निकालकर माल विक्रय अधिनियम 1930 पारित करके लागू कर दिया गया। उसी तरह से धारा 239 से 266 को हटाकर उसकी जगह भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 पारित करके लागू कर दिया गया है। वर्तमान में इस अधिनियम में 9 अध्याय तथा 190 धाराएं हैं। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 के अनुसार इसमें 10 शब्दों को परिभाषित किया गया है जो संविधान विधि के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला प्रस्ताव, दूसरा स्वीकृति, तीसरा वचनदाता और वचनग्रहीता, चौथा प्रतिफल, पांचवा करार, छठवां वेदकारी वचन, सातवां शून्य करार, आठवां संविदा, नौवां शून्यकर्णी संविदा और 10वां शून्य संविदा। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रस्ताव के संबंध में, जिसे इंग्लिश में ऑफर कहा जाता है। तो धारा 2A के अनुसार जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या न करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। साधारण शब्दों में, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को किसी कार्य को करने या न करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने या न करने के विषय में प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। दूसरा स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। तो धारा 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी अनुमति प्रकट कर देता है, तब यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। वचन, इसी धारा में वचन को परिभाषित किया गया है। प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है। इस प्रकार स्वीकृत प्रस्ताव ही वचन कहलाता है। आगे वचनदाता और वचनग्रहीता। धारा 2C के अनुसार वचनदाता की परिभाषा, प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है। इसी तरह से वचनग्रहीता की परिभाषा, प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचनग्रहीता कहलाता है। आगे प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। धारा 2D के अनुसार जबकि वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता अथवा कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। इस प्रकार वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता अथवा कोई अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहा है, करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या किसी कार्य को करने अथवा करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, प्रवृत्त अथवा वचन उक्त वचनदाता को वचन के लिए प्रतिफल होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिफल वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। प्रतिफल किसी कार्य को करने अथवा करने से विरत रहने अथवा किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहने की प्रतिज्ञा के रूप में हो सकता है। प्रतिफल भूतकालिक, वर्तमान अथवा भावी हो सकता है। आगे करार
एग्रीमेंट। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2E के अनुसार हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। करार से तात्पर्य वचन अथवा ऐसे वचनों के प्रत्येक समूह से है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं। साधारण बोलचाल में करार को ठहराव या इकरार भी कहा जाता है। करार किसी संविदा का प्रथम चरण है। प्रत्येक संविदा में करार अंतर्बलित होता है, लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता। प्रवर्तनीय करार से ही पक्षकारों के मध्य संविदा पर आधारित संविदात्मक अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व पैदा होते हैं। नंबर 6वां, व्यतकारी वचन यानी रेसिप्रोकल प्रोमाइस। धारा 2F के अनुसार वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हों व्यतकारी या पारस्परिक वचन कहलाते हैं। इस प्रकार ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल होते हैं पारस्परिक वचन कहलाते हैं। आगे शून्य करार यानी वॉइड एग्रीमेंट। धारा 2G के अनुसार वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय ना हो शून्य कहलाते हैं। इस प्रकार जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता उसे शून्य करार कहते हैं। ऐसे करार का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है तथा ये विधि की दृष्टि में करार ही नहीं माने जाते हैं। 8वां, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H के अनुसार वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे संविदा कहते हैं, परंतु जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता उसे संविदा नहीं कहते। इस प्रकार प्रत्येक संविदा एक करार है, परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तभी होता है जबकि धारा 10वीं दी की शर्तें पूरी करता है। जैसे करार पक्षकारों की स्वतः सम्मति से किया गया हो, पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम हो, करार विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो, करार का उद्देश्य विधिपूर्ण हो, करार को अव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया गया हो। आगे शून्य करनी संविदा यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2I के अनुसार वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणी संविदा है। इस प्रकार शून्यकरणी संविदा प्रारंभ से तब तक मान्य रहती है जब तक पीड़ित पक्षकार इसे व्यर्थ घोषित नहीं करा लेता। इस अधिनियम की धारा 19 तथा 19A में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें कोई संविदा शून्यकरणी संविदा कहलाती है। ठीक है। आगे शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2J के अनुसार जो संविदा बेहतर प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह शून्य संविदा हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। यह वह संविदा होती है जो आरंभ में तो प्रवर्तनीय होती है लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण वे अपनी प्रवर्तनीयता खो देती हैं। ये परिस्थितियां जैसे ही पैदा होती हैं संविदा शून्य हो जाती है, चाहे पक्षकार न्यायालय जाए अथवा नहीं जाए। ये परिस्थितियां धारा 56(2) के अंतर्गत पश्चातवर्ती असंभवता में बताई गई हैं। जैसे पक्षकारों में से किसी की मृत्यु या असमर्थता या विषय वस्तु का विनाश या निश्चित घटना का घटित न होना या युद्ध या विधि में परिवर्तन आदि हो सकती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।